आज हम कुरुक्षेत्र मैगजीन जून 2023 का एडिशन कवर कर रहे हैं। इसमें हिंदी में कुरुक्षेत्र मैगजीन जून 2023 की ग्रामीण विकास को समर्पित है कंप्लीटली। इसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। पहला टॉपिक है इसमें जल संरक्षण के बारे में। जल संरक्षण टोटल जो टॉपिक्स यहाँ पर गिवन है मैगजीन के अंदर, कुरुक्षेत्र मैगजीन में 9 टॉपिक्स हैं, एटलीस्ट 9 टॉपिक्स जैसे यहाँ है। फर्स्ट टॉपिक गिवन है इसमें स्वच्छ जल और स्वच्छता का लक्ष्य, सामुदायिक भागीदारी से जल संरक्षण। सेकेंड टॉपिक थर्ड में है वर्षा जल संचयन की व्यापक संभावनाएं, जन जागरूकता बढ़े तो थमे जल संकट, वनीकरण और जल संवर्धन, जल उपयोग दक्षता बढ़ाना जरूरी है, और 2023 यानी जल संबंधी वैश्विक प्रतिबद्धताओं का वर्ष। और भी 2 टॉपिक यहाँ पर दिए हैं, जल संसाधन प्रबंधन में बैंकों की भूमिका और अपशिष्ट जल प्रबंधन के प्रयास। जुलाई के महीने में सबसे ज़्यादा यहाँ पर बारिश और वर्षा जल देखने को मिला था। उसी से रिलेटेड इस बार का कुरुक्षेत्र जून 2023 का एडिशन जल से यहाँ पर रिलेटेड है। इसके बारे में आज हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। सो कम टू द फर्स्ट पॉइंट। SDG 6 में गिवन है हमारे पास में कि जल संरक्षण, हमें क्लीन वाटर चाहिए, ये SDG 6 कहता है। सो स्वच्छ जल और स्वच्छता का लक्ष्य, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है जो हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। स्वच्छ पानी, स्वच्छता तक पहुँच भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। SDG 6 में भी ये कहा गया है कि जो और SDG हैं उनके लक्ष्य, जैसे SDG 1 हो गया, 2 है, 3, 5, 11, 14 और 15 को प्राप्त करने में भी ये हेल्प करता है। पानी और स्वच्छता के बुनियादी ढांचे में निवेश करके इन्वेस्ट करने के बाद व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देकर हम ये सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं कि भारत में सभी व्यक्तियों को सुरक्षित और पर्याप्त पानी, स्वच्छता पूरी तरह से उपलब्ध किया जाएगा। SDG 6 इन कई SDG जो और गोल्स हैं हमारे, उनमें भी हेल्प करता है, जैसे 1, 2, 3, 5, SDG 11, SDG 14, 15, इन सब में भी हेल्प करता है। और ये यहाँ पर इंश्योर करता है कि भारत के सभी व्यक्तियों को एक क्लीन और यहाँ पर सफिशिएंट वाटर प्रोवाइड किया जाएगा। कुछ चीज़ें यहाँ पर डाटा दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निर्धारित, संयुक्त राष्ट्र संघ ने सतत विकास लक्ष्य सभी के लिए बेहतर, अधिक टिकाऊ भविष्य के निर्माण के लिए एक रोड मैप प्रदान करता है, जैसे गरीबी, भुखमरी, असमानता, गुणवत्ता, शिक्षा, जलवायु परिवर्तन, अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण, आर्थिक विकास जैसी वैश्विक चिंताओं को भी ये हमें बताता है। हमारी दुनिया को रहने के लिए एक बेहतर स्थान बनाने के लिए 17 जो हमारे SDG यानी कि सतत विकास लक्ष्य दिए गए हैं उन्हें निर्धारित भी करता है। जैसे लक्ष्य 6 वो हमें बताता है कि स्वच्छ जल और स्वच्छता, SDG 6 रिलेटेड है यहाँ पर क्लीन वाटर से, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए बुनियादी मानव आवश्यकताओं के रूप में सुरक्षित जल और स्वच्छता की उपलब्धता को हमें हमारा यहाँ पे फोकस करता है। तेजी से बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण, कृषि, औद्योगिक और ऊर्जा शक्ति से बढ़ती मांग से पानी की मांग में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2023 में आई और उसमें ये कहा गया कि विश्व स्तर पर अगर देखें तो अभी भी 2 बिलियन लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ पर 2 बिलियन लोग हैं, यानी 26% आबादी ऐसी है जिनके पास में सुरक्षित पेयजल नहीं है, पीने का पानी नहीं है, जबकि 3.6 बिलियन ऐसे हैं यहाँ पर
जिसे 46% की जिनके पास में सुरक्षित रूप से प्रबंधित स्वच्छता तक पहुंच नहीं है। यह समस्या आगे भी बनी रहने वाली है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक 1.6 बिलियन लोगों को सुरक्षित रूप से पीने के पानी की कमी होगी। 2030 तक एक डेटा कहता है कि विश्व के 1.6 बिलियन लोग सुरक्षित पानी पीने के पानी की कमी महसूस करेंगे और 2.8 बिलियन लोगों को सुरक्षित रूप से प्रबंधित स्वच्छता की कमी होगी और 1.9 बिलियन लोगों को बुनियादी हाथ स्वच्छता सुविधाओं की कमी होगी। यहाँ तक कि निगरानी की कमी के कारण कम से कम 3 अरब लोगों के लिए मिलने वाले पानी की गुणवत्ता भी अस्वच्छ होगी। यहाँ पर लक्ष्य 6.1 में ये भी दर्शाया गया है कि 2030 तक पीने का पानी स्वच्छता और स्वच्छता तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने के लिए प्रगति की वर्तमान दरों को चौगुना करने की आवश्यकता होगी। 4 गुना इन्हें कर दिया जाएगा। 2030 तक पीने के पानी स्वच्छता और स्वच्छता तक सबका पहुंच वहां पर पहुंचाई जाएगी। इन लक्ष्यों का प्राप्त करने से निश्चित रूप से उन बीमारियों से होने वाली वार्षिक मौतों का आंकड़ा भी फिर नीचे आ जाएगा। इसके बारे में यहाँ पे बताया है। जो हमारा SDG 6 दिया है यानी कि सतत विकास लक्ष्य 6 भारत को क्लीन वाटर मिलेगा, उसमें और भी उसके कुछ सब पार्ट्स दिए गए हैं। SDG 6.1 यहाँ पे कहता है कि सुरक्षित और किफ़ायती पीने का पानी दिया जाएगा। SDG 6.2 कहता है खुले में शौच का समाप्त करना और स्वच्छता तक पहुंच प्रदान की जाएगी। SDG 6.3 कहता है पानी की गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा। SDG 6.4 है कि अपशिष्ट जल उपचार और सुरक्षित पुनः उपयोग किया जाएगा। SDG 6.5 कहता है पानी के उपयोग की दक्षता में वृद्धि और मीठे पानी की आपूर्ति को भी सुनिश्चित किया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर बताया है इन्होंने एक और यहाँ पर इसका सब पार्ट है कि 6.6 है कि पानी से संबंधित पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना और उसे बहाल करना भी यहाँ पर शामिल है। तो वाटर क्लीन वाटर के अंदर उसके सब 6 पार्ट दिए हुए हैं जिनमें कई तरीके से पानी का संरक्षण बताया गया है। सुरक्षित पानी है अपर्याप्त स्वच्छता और खराब स्वच्छता की आदतों से जुड़ी होती है बीमारियों का ये औसतन पानी की कुल आवश्यकता कई कारकों जैसे जनसंख्या के आकार पर भी निर्भर करती है, जलवायु पर निर्भर करती है व पानी के उपयोग के पैटर्न पर निर्भर करती है। जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की माने तो प्रत्येक व्यक्ति को पीने, खाना पकाने और व्यक्तिगत स्वच्छता प्रथाओं के लिए प्रतिदिन कम से कम 20 से 50 लीटर सुरक्षित और स्वच्छ पानी होना चाहिए। संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार 40 वर्षों में विश्व स्तर पर पानी का उपयोग लगभग 1% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रहा है, जिसे 2050 तक समान दर से बढ़ने की भी उम्मीद है। 2050 तक ये समान दर से ही बढ़ेगा। विश्व के अनेक भागों में पानी की समस्या ने विकराल रूप धारण कर लिया। जैसे देखा जाए तो दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन पिछले 3 वर्षों से खराब बारिश के कारण गंभीर जल संकट से जूझ रहा है। दक्षिण अफ्रीका का केप टाउन यहाँ 2018 से समस्या ने तब लोगों पर ध्यान आकर्षित किया जब भारतीय क्रिकेट टीम को पानी के प्रतिबंधों का पालन करने और पानी की एक बूंद भी बर्बाद नहीं करने को कहा गया। तब ये बात यहाँ पर सामने आई। फिर भारतीय परिदृश्य क्या कहता, पानी के संरक्षण में भारतीय परिदृश्य में देखें तो भारत दुनिया की लगभग 18% आबादी का घर है। दुनिया की 18% आबादी भारत में रहती है, लेकिन वैश्विक जल संसाधनों का केवल 4% ही है। इसलिए भारत में जल की महत्वता भी बढ़ जाती है। भारत में हिंदू पौराणिक कथाओं में भी पानी के महत्व को देखा जा सकता है। भगवान वरुण को जल के देवता के रूप में माना जाता है। जल को अपवित्र करना अच्छा नहीं माना जाता। मौर्य काल से लेकर के प्राचीन भारत में जल संरक्षण के लिए बनाई गई अनेक संरचनाओं का उल्लेख भी मिलता है, जैसे शक शासक रुद्रदामन हुए द्वारा गुजरात के
गुजरात के जूनागढ़ में एक सुदर्शन झील बनाई गई थी। रुद्रदामन जो थे यहाँ पर शासक, उन्होंने यहाँ पे जूनागढ़ में एक सुदर्शन झील बनाई, जिसको संरक्षित करने के लिए बाद में भी कई वंश के शासकों ने योगदान दिया था। जल स्वच्छता और स्वास्थ्य स्वच्छता को वॉश के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। वॉश में सुरक्षित पेयजल का उपयोग, मानव मल पदार्थ और मानव अपशिष्ट को सुरक्षित निपटान और प्रबंधन का भी उसमें शामिल है। ग्रामीण भारत में स्वच्छ जल और स्वच्छता को सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। जैसे पहला कदम एक मिशन वहाँ पर लिया गया है, स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन नरेंद्र मोदी जी ने सबके विकास के लिए, सब सार्वभौमिक स्वच्छता के लिए यहाँ पे ये शुरू किया था और 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई है। इस मिशन के तहत भारत में सभी गांव, ग्राम पंचायत, जिले, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने 2 अक्टूबर 2019 यानी जब महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती मनाई गई थी, 10 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण यहाँ पे करके खुद को खुले में शौच से मुक्त किया था। न केवल सरकारी प्रयास बल्कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर अभियान लोगों के सहयोग से स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए लोगों के बीच जिम्मेदारी की भावना भी पैदा करने वाले राष्ट्रीय आंदोलन में इसे बदल दिया गया। दूसरा मिशन यहाँ पे शुरू किया गया है, इन्होंने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण लेवल पर। स्वच्छ भारत मिशन था ग्रामीण लेवल। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में स्वच्छता के लिए एक जन आंदोलन के रूप में प्रकट होकर ग्रामीण भारत की इस तस्वीर को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इसने। स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त, स्थिरता और ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। संतृप्ति दृष्टिकोण का पालन करते हुए भी उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि स्कूलों सहित सभी स्थानों पर बेहतर स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच हो सके। ODF प्लस के तहत यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि गांवों के सभी स्कूलों में बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और जल के प्रबंधन की व्यवस्था हो। इस मिशन के तहत यहाँ पर गांव के बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, ग्रे वाटर प्रबंधन, मल कीचड़ प्रबंधन के माध्यम से ODF प्लस स्थिति प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। देखा जाए तो भारत के 2.80 लाख से अधिक गांवों ने खुद को ODF घोषित किया है। इसके तहत रेट्रोफिट टू ट्विन पिट अभियान के तहत 4,73,763 को रेट्रोफिट किया गया, जिनमें 2,93,842 सिंगल पिट शौचालयों को ट्विन पिट शौचालयों में परिवर्तित कर दिया गया और 1,79,921 सेप्टिक टैंक शौचालयों को एयर वेंट्स और 100 पिट्स से जोड़ा गया है। इसके अलावा SBMG चरण द्वितीय में 8,039 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित भी किए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने कदम उठाया है कि जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई। जल जीवन मिशन क्या कहता है? जल शक्ति मंत्रालय के तहत जल जीवन मिशन में ग्रामीण भारत के सभी घरों में 2024 तक घरेलू नल कनेक्शन के लिए माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए परिकल्पना की गई है। मिशन का उद्देश्य है कि पानी की कमी के महत्वपूर्ण मुद्दों को समाधान करना, ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, कार्यक्रम अनिवार्य तत्वों के रूप में शोध स्थिरता उपायों को भी लागू करना, जैसे कि भूजल प्रबंधन है, जल संरक्षण है, वर्षा जल का संचयन है, के माध्यम से पुनर्भरण और पुनर्उपयोग किया जाएगा। मिशन के कुछ और भी घटक यहाँ पे दिए गए, जैसे शिक्षा और संचार के साथ जल जीवन मिशन पानी के लिए जन आंदोलन है, जिससे यह सभी को प्राथमिकता बन जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 19.44 करोड़ घरों में से केवल 12 करोड़ घरों में नल से जल आपूर्ति की जा रही है। JJM की हर घर जल योजना के तहत 1,58,331 गाँव में 100% नल कनेक्शन दे दिया गया। हर घर जल के तहत नल के पानी के कनेक्शन वाले घरों की राज्य संघ और राज्य क्षेत्रवार स्थिति तालिका 1 में भी दिखाई गई है। इसी तरह से हमारे बच्चों और
के अच्छे स्वास्थ्य और भलाई को सुनिश्चित करने के लिए जल जीवन मिशन के तहत स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों, आश्रमशालाओं में सुरक्षित नल के पानी की आपूर्ति का प्रावधान करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। यह अभियान 2 अक्टूबर 2020 को शुरू किया गया था। जल जीवन मिशन विशेष रूप से महामारी के समय में सुरक्षित पेयजल को सुनिश्चित आपूर्ति द्वारा छोटे बच्चों के सार्वजनिक स्वास्थ्य और आयाम पर ध्यान केंद्रित करता है। राष्ट्रीय जल मिशन की शुरुआत की गई। राष्ट्रीय जल मिशन कहता है यहाँ पर, इसका उद्देश्य है कि जल का संरक्षण करना, अपव्यय को कम करना, एकीकृत जल संसाधन विकास करना और प्रबंधन के माध्यम से राज्यों के भीतर इसके अधिक समान वितरण को सुनिश्चित करना। मिशन के तहत 5 लक्ष्य पहचाने गए हैं, जैसे सार्वजनिक डोमेन में व्यापक जल डेटाबेस और जल संसाधन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का आकलन, जल संरक्षण वृद्धि के और संरक्षण के लिए नागरिक राज्य की कार्रवाई को बढ़ावा देना, ये सब इसमें किए गए हैं। अति दोहित क्षेत्रों सहित संवेदनशील क्षेत्रों पर भी ध्यान दिया जाएगा। जल उपयोग दक्षता में 20% की और वृद्धि की जाएगी। बेसिन स्तर के एकीकृत जल को संसाधन प्रबंधन को बढ़ा दिया जाएगा। राष्ट्रीय जल मिशन के तहत भी जल शक्ति मंत्रालय ने राज्यों के सभी हितधारकों को वर्षा जल के संरक्षित करने के लिए 2020 में कैच द रेन टैग लाइन, कैच द रेन व्हेन इट फॉल वेयर इट फॉल्स के साथ एक अभियान शुरू किया। लोगों की सक्रिय भागीदारी के साथ जलवायु परिस्थितियों और उपमृदा स्तरों के लिए उपयुक्त हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का भी निर्माण किया जा रहा है। इस अभियान को 2021 और 22 में जल शक्ति अभियान के तहत शामिल भी किया गया है। इस अभियान के तहत संचालित गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को से प्रत्येक जिले में वर्षा केंद्र बनाने का प्रावधान भी किया गया है। यह केंद्र जिले में वर्षा जल संरक्षण के लिए एक तकनीकी मार्गदर्शन केंद्र के रूप में भी कार्य करेगा। जल जीवन मिशन जैसे मिशन ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की कमी के गंभीर मुद्दों को हल करने के लिए मदद करेंगे। जीवन में गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए भी हेल्प करेंगे। इसमें जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन प्रथाओं को बढ़ावा देना भी शामिल है, जो जल की बर्बादी को कम करने और जल संसाधनों के सतत उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए मदद कर सकते हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और जल जीवन मिशन जैसे मिशन मोड में कार्यान्वित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने में काफी मददगार साबित होंगे। स्कूल में स्वच्छ जल और स्वच्छता के बारे में कहा गया है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि देश के भावी नागरिक स्वस्थ आदतें विकसित करें, छात्रों तक इस सुविधा की पहुंच हो और स्कूलों में स्वच्छ पानी और स्वच्छ सुविधाएं प्रदान करना भी अति आवश्यक हो गया है। साबुन के साथ हाथ धोने की इकाइयों का प्रावधान स्कूलों में स्वास्थ्य और स्वच्छता बनाए रखने का एक अनिवार्य पहलू बन गया है। कोविड महामारी ने स्कूलों में हाथ की स्वच्छता तक पहुंच प्रदान की और वास्तव में स्वच्छता शिक्षा स्कूली पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण पहलू भी है। स्कूलों में अच्छी स्वच्छता प्रथाओं को विकसित करने के लिए NCERT द्वारा प्राथमिक स्तर पर पूरक सामग्री में स्वच्छता पर अध्याय को पाठ्यक्रम में भी शामिल किया गया है। देश में कुल 10.22 लाख सरकारी स्कूल हैं, जिनमें से 9.83 लाख यानी लगभग 96% सरकारी स्कूलों में कार्यात्मक पेयजल सुविधा प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत पाइप जल, हैंडपंप, पैक जल, कूप जल, अन्य स्रोतों से प्राप्त सुविधाओं के प्रकार सम्मिलित है। इसी प्रकार इन सरकारी स्कूलों में शौचालय और हाथ धोने की सुविधाओं को सुनिश्चित किया जा रहा है। सतत विकास लक्ष्यों के लक्ष्य 6 को ध्यान में रखते हुए बुनियादी ढांचे का कायाकल्प, जिसमें बेहतर स्वच्छता सुविधाएं, सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था भी सरकारी स्कूलों में की गई है। स्कूली शिक्षा की एकीकृत योजना के लिए यहाँ पे बताया है कुछ। उससे पहले यहाँ पर दिया था इधर कि अगर सुरक्षित पेयजल है
सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल है, पीने का पानी है, तो उसकी पहुंच एक मौलिक अधिकार है, मौलिक मानव अधिकार है। यह व्यक्तियों के लिए समग्र स्वास्थ्य और कल्याण के लिए भी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त अगर स्वच्छ पानी तक पहुंच की कमी से जल जनित रोग फैल जाते हैं, तो जिसके गंभीर स्वास्थ्य परिणाम हो सकते हैं, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे स्वच्छ पानी का वितरण जरूरी है। उसके बाद में यहाँ पर एक और डाटा दिया है, जल दूत ऐप शुरू की गई। जल संरक्षण और स्वच्छ पानी पहुंचाने के लिए देश के सभी हिस्सों में पर्याप्त पानी की उपलब्धता हो, आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय ने संयुक्त रूप से मिलकर के पानी के स्तर को मापने के लिए एक जल दूत ऐप भी शुरू करी। लगातार भूजल निकासी के कारण देश के कई हिस्सों में घटते भूजल स्तर के प्रभाव को लगातार निगरानी करना पड़ रहा था, तब ताकि इस प्रभावी कार्य योजना तैयार की गई है। अब ये विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में जल दूत के कुल यहाँ हो जाएगा ये 7,49,318 डिवाइस भी रजिस्टर किए गए हैं। तो जल दूत ऐप है ये, जो पानी वितरण के लिए पहुंचाई गई है कि आप पानी की आपूर्ति को ग्रामीण हिस्सों तक पहुंचाएगी। उसके लिए स्कूल के यहाँ पे स्कूली शिक्षा की एकीकृत योजना, समग्र शिक्षा सरकारी स्कूलों में स्वच्छता, पीने का पानी की सुविधा सहित प्रभावी पर्याप्त बुनियादी ढांचे के लिए प्रावधान करती है, ताकि यहाँ पर ये पूर्व प्राथमिक से लेकर के कक्षा 12 तक सभी स्तरों पर सभी छात्रों को गुणात्मक शिक्षा के साथ साथ स्वच्छ पीने का पानी भी स्वस्थ और स्वच्छता तक पहुंच हो। फिर इन्होंने यहाँ पे शुरू करा है कि संबंधित विभागों में एवं मंत्रालयों की एकीकृत कार्य योजना शुरू हुई। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में SDG 6 को लेकर के सभी संबंधित विभागों और मंत्रालयों द्वारा मिलकर एक योजना पर काम किया गया। अब इसमें स्कूल शिक्षा विभाग ने पंचायती राज मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, बिजली मंत्रालय, आवास मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय, पेयजल और स्वच्छता विभाग के साथ मिलकर के एक बुनियादी कायाकल्प कार्यक्रम को लागू भी किया। स्कूली शिक्षा समग्र शिक्षा की एकीकृत योजना के माध्यम से देश भर के सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे के अंतराल को भरने के लिए उद्देश्य से बुनियादी ढांचे और सरकारी स्कूलों की समग्र सफाई तदनुसार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 2,630 स्कूलों की पहचान इन विभागों के साथ मिलकर के हुई है, जिसमें कि पानी और स्वच्छ पानी और पीने के पानी की आपूर्ति की जाएगी। फिर यहाँ पर पंचायती राज मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय की महात्मा गांधी रोजगार योजना, जो मनरेगा के तहत वर्षा जल संरक्षण के उपाय और गाँव में स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए काम किया जा रहा है। जैसे आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर जल शक्ति मंत्रालय के साथ मिलकर प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर का निर्माण किया जा रहा है। 75 अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं, जिससे इन क्षेत्रों में जल स्तर को ऊंचा करने में मदद मिलेगी। जल शक्ति मंत्रालय ने 4 मार्च से 30 नवंबर 2023 तक जल शक्ति अभियान कैच द रेन भी राष्ट्रव्यापी अभियान था, जो कि शुरू किया, जिसमें पीने के पानी के लिए स्रोत स्थिरता विषय के साथ वर्षा जल को बचाने और संरक्षित करने पर भी ध्यान दिया गया। प्री मॉनसून और मॉनसून अवधि में देश के 150 जल संकट वाले जिलों में स्रोत स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए मुख्य ध्यान देने की वास्तव में इस तरह के लक्ष्य दृष्टिकोण मौजूदा पानी और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के संकट को दूर करने की दिशा में एक लंबा रास्ता तय करेंगे। सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल तक पहुंच प्रदान करके इन मिशनों के महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ हैं। इसलिए सामूहिक प्रयास होना चाहिए कि जहां तक संभव हो जल से संबंधित परितंत्र जैसे पहाड़, जंगल, नदी, झील आदि की रक्षा की जाए और उन्हें पुनर्स्थापित भी किया जाए। अन्य यहाँ पर कुछ योग्य बिंदु हैं जो इन्होंने ली हैं, जैसे स्पष्ट भूमिका और जिम्मेदारियों की कार्यान्वयन प्रक्रिया में शामिल सभी हितधारकों के लिए स्पष्ट भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को परिभाषित करना यह सुनिश्चित करेगा
कि परियोजना में शामिल सभी लोग ये समझें कि उनसे क्या अपेक्षा की जाती है और वे किसके लिए जवाबदेह हैं। भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता पैदा करने और उन्हें कार्रवाई में बदलने से ग्रामीण क्षेत्रों में एसडीजी 6 सुनिश्चित करने में भी मदद मिलती है। फिर जागरूकता अभियान चालू हुआ, तो जागरूकता अभियान के यहाँ पे फीचर्स थे कि प्रभावी जागरूकता अभियान चलाना महत्वपूर्ण था। इस तरीके से सूचना संप्रेषित करने के लिए स्थानीय भाषाओं और मीडिया का उपयोग किया गया, जिसमें स्थानीय नेता मशहूर हस्तियों को शामिल करें। स्वच्छ भारत अभियान के हिस्से के रूप में कई फिल्मी हस्तियों ने भी स्वास्थ्य, स्वच्छता और स्वच्छता के बारे में जागरूकता बढ़ाने में हेल्प की। इस प्रकार और भी प्रयास होने चाहिए। बच्चों को शिक्षित करने के लिए जागरूकता अभियान में स्कूलों को शामिल किया जाना चाहिए। व्यापक दर्शकों तक पहुंच और लोगों को जोड़ने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग किया जाना चाहिए। कुछ समुदाय ऐसे भी हैं जिनको शिक्षित करने के साथ में वो जागरूकता फैला सकते हैं। शिक्षा और जागरूकता अभियान समुदायों को स्वच्छ जल और स्वच्छता के महत्व को समझाना चाहिए। उन्हें हाथ धोने और उचित अपशिष्ट निपटान जैसी स्वच्छ प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। महिला और लड़कियों का भी सशक्तिकरण होना चाहिए। यहाँ पर विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं, लड़कियां अक्सर पानी इकट्ठा करने और स्वच्छता सुविधाओं को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होती हैं। इसीलिए शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाने से इन प्रणालियों के प्रबंधन में और रख रखाव की उनकी क्षमता में सुधार हो सकता है। उनकी क्षमता में भी यहाँ सुधार हो सकता है, इसलिए महिलाओं को भी वहाँ पे शिक्षित किया जाना चाहिए। यदि किसी नल से 1 सेकंड में 1 बूंद पानी बहता है तो 1 साल में 11,000 लीटर पानी बर्बाद हो जाता है। इसलिए पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। 11,000 लीटर पानी बर्बाद हो जाता है 1 बूंद पानी से भी। अब अभिसरण कैसे करें इसका? पीने का पानी है, स्वच्छता है। स्वच्छता लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कई विभाग तैयार किए गए हैं। निष्कर्ष इन सब चीज़ों के जो हमने जल जीवन मिशन चालू किया, स्वच्छ भारत, स्वच्छ जल मिशन चालू किया है, कोई ये जागरूकता अभियान यहाँ पे लगाए हैं, इन सब का निष्कर्ष के कंक्लूजन ये निकलता है कि स्वच्छ पानी और स्वच्छता तक पहुँच, स्वच्छ पानी और स्वच्छता तक पहुंच भारत के ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस चुनौती से निपटने के लिए स्वास्थ्य परिणामों में सुधार होना चाहिए, गरीबी को कम करना चाहिए, तीव्र और पुरानी बीमारियों से होने वाली मृत्यु को रोकने का प्रयास करना चाहिए, स्वास्थ्य जीवन को बनाए रखने के लिए लैंगिक समानता को बढ़ावा देना चाहिए। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, स्वच्छ जल जीवन मिशन हो गया, हर घर जल अभियान हुआ, राष्ट्रीय जल मिशन हो गया, कैच द रेन अभियान हुआ, कायाकल्प जैसे सरकार के विभिन्न मिशन और योजनाओं के माध्यम से कई पहल की जा रही हैं। तो स्कूली शिक्षा विभाग का सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे और समग्र स्वच्छता कार्यक्रम पंचायती राज मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, बिजली मंत्रालय, आवास और शहरी विकास मंत्रालय, पेयजल विभाग के साथ मिलकर चलाया जा रहा है। इसके अलावा नियोजन और कार्यान्वयन प्रक्रिया में भी समुदायों को, विशेष रूप से महिलाओं और उपेक्षित समूहों को शामिल कर निस्संदेह यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि समाधान न केवल प्रासंगिक रूप से उपयुक्त है, टिकाऊ है, बल्कि संसाधनों के लिए स्वामित्व और जिम्मेदारी की भावना को भी बनाए रखता है। SDG 6 इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अन्य SDG लक्ष्य जो है हमारे, जैसे 1, 2, 3, 5, 11, 14 और SDG 15 को प्राप्त करने में भी SDG 6 मदद करता है। पानी और स्वच्छता के बुनियादी ढांचे में निवेश करके व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देकर हमें सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं कि भारत में सभी व्यक्तियों को सुरक्षित और पर्याप्त पानी, स्वच्छता पूरी तरह से उपलब्ध हो। ये सब यहाँ पे किया जाएगा। तो ये जल संरक्षण जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था यहाँ पे खत्म हो गया। अब सेकंड टॉपिक है कि सामुदायिक भागीदारी से जल संरक्षण का हम कैसे करेंगे। जल संरक्षण सामुदायिक भागीदारी से कैसे हो। सामुदायिक भागीदारी से जल संरक्षण, इसके बारे में बताया है कि सामाजिक लेवल पर हम किस तरीके से जल को संरक्षित करने के लिए कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। इसमें है यहाँ पर पृथ्वी पर जल है इसलिए जीवन भी है। इसकी उपलब्धता और सतत प्रबंधन के बिना विश्व सतत विकास लक्ष्य 6 को प्राप्त भी नहीं कर सकता। पानी का महत्व समझकर इसका सही ढंग से उपयोग करना, उसका प्रबंधन करना, सभी मनुष्यों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध करवाना। अगर हमने
जल संसाधनों के प्रबंधन में देर की तो गरीबी उन्मूलन, भोजन और पोषण, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, ऊर्जा, संवहनीय शहर, आर्थिक विकास, पर्यावरण आदि से संबंधित अन्य सतत विकास लक्ष्य हासिल करने के प्रयास भी गंभीर रूप से प्रभावित हो सकते हैं। यानी हमारे पास में गरीबी उन्मूलन, भोजन और पोषण, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, ऊर्जा, संवहनीय शहर और आर्थिक विकास, पर्यावरण आदि, इन सब को भी हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं अगर हम SDG 6 को हासिल नहीं कर पाते हैं। तो SDG 6 से मतलब है क्लीन वाटर, पीने के लिए। ये हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 6 में दिया गया है। भारत की विशाल आबादी है, सामाजिक और आर्थिक स्थितियों और जीवन स्तर को देखते हुए न्याय संगतता और सामाजिक न्याय के साथ समावेशी विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बुनियादी अवसंरचना के संपूर्ण विकास की जरूरत है। समय पर पर्याप्त और सस्ते जल की आपूर्ति की व्यवस्था करना एक स्वस्थ, आर्थिक रूप से उत्पादक समाज बनाने के लिए बुनियादी सुविधाओं की जरूरतों में से एक महत्वपूर्ण घटक है। अगर देखें तो विश्व की 18% आबादी वाले भारत में दुनिया के सिर्फ 2.4% भूमि संसाधन हैं। देश में प्रत्येक वर्ष लगभग 1200 मिलीमीटर वर्षा होती है, जिसमें केवल 6% ही जल संग्रहित किया जाता है। यानी भारत के अंदर विश्व की जनसंख्या की 18% जनसंख्या रहती है, जो उसमें भारत दुनिया के सिर्फ 2.4% जो भूमि संसाधन है वो भारत में है। देश में प्रत्येक वर्ष लगभग 1200 मिलीमीटर की वर्षा होती है और केवल 6% जल ही संग्रहित किया जाता है। जाहिर है कि असली मुद्दा भारत में वर्षा की कमी नहीं है, बल्कि पानी की ज़रूरत पूरा करने के लिए उसके संरक्षण और प्रबंधन की ज़रूरत है। देश के सामने अब यह जिम्मेदारी आएगी कि आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए पर्याप्त जल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पानी की एक एक बूंद को बचाएं। अगर पानी की एक बूंद भी हम वेस्ट करते हैं तो एक साल के अंदर 11,000 लीटर पानी वेस्ट जाता है। इसलिए बूंद बूंद पर ध्यान दें। जल संसाधनों के संरक्षण की ज़रूरत है। इसमें है कि जल संसाधन यहाँ पर किसी भी देश के भावी नागरिकों के लिए भोजन और पानी सुनिश्चित करने के मकसद से पर्याप्त भूजल होना बहुत आवश्यक है। विविध कारणों से ताजे पानी के उपयोग को बढ़ती हुई मांग, वर्षा आधारित सिंचाई पर निर्भरता ज़्यादा हो रही है, वर्षा के बदलते स्वरूप हैं, जनसंख्या वृद्धि हो रही है, तेजी से हो रहे औद्योगिकरण और बढ़ते शहरीकरण के कारण भी पानी बड़े पैमाने पर भूजल के स्तर में कमी आ रही है। किसान अपनी खेतों की सिंचाई के लिए बोरवेल खोद रहे हैं। जोतों के विभाजन के लिए परिणाम स्वरूप खेतों के आकार में लगातार कमी होने की वजह से भूजल संसाधनों के व्यापक और अत्यधिक दोहन की ज़रूरत देखी गई है। भारत की सिंचाई की 2/3 ज़रूरत भूजल स्रोतों से होती है, जिसमें पूरी होती है 2/3 ज़रूरत देश की पेयजल की 80% ग्रामीण और 50% शहरी ज़रूरत भूजल के दोहन से पूरी होती है। अनुमान पिछले 4 दशकों में कुल वार्षिक सिंचाई का लगभग 84% हिस्सा भूजल से किया गया है। इसलिए यह समझना बहुत ज़रूरी है कि जल संसाधन को संरक्षण कैसे किया जाए। इस साथ ही यह भी सुनिश्चित करने के बारे में सोचा जाना चाहिए कि संरक्षण के तरीके क्या होने चाहिए। भूजल के आंकड़े बताते हैं कि 244.92% अरब मिलीमीटर निष्कासित भूजल में से 88.85% हिस्सा केवल सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जल संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी कैसे दी जा सकती है? जल संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी से मतलब है कि जब भारत के संविधान के अनुसार जल राज्य का विषय है, इसलिए जल संसाधनों को प्रभावी ढंग से बढ़ाने, उसके संरक्षित करने और उनका प्रबंधन करने में प्राथमिक जिम्मेदारी राज्यों की बनती है। केंद्र सरकार अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से तकनीकी और वित्तीय सहायता देकर
उन प्रयासों को सपोर्ट कर सकती है। केवल वर्तमान विकास संबंधी विमर्शों ने विभिन्न विकास हस्तक्षेपों की भागीदारी और स्वामित्व में समुदाय की भूमिका के महत्व पर बल दिया है। देखा जाए तो बड़ी जल परियोजना के प्रतिकूल प्रभावों को दूर करने के लिए सार्वजनिक नीति निर्माता और विकास कार्यों में कार्यरत लोगों ने राज्य सहायता प्राप्त बड़ी जल संसाधन प्रबंधन परियोजनाओं की बजाय समुदाय आधारित परियोजना जारी की हैं। भागीदारी वाले जल संसाधन प्रबंधन कार्यक्रमों पर जोर दिया है। किसी भी सार्वजनिक तरी विकास के कार्यों के प्रबंधन में नागरिक भागीदारी बहुत ज़रूरी है। जैसे जल संरक्षण कार्यक्रम अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में तभी सफल होंगे जब कार्यक्रम कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में समुदाय और अंतिम लाभार्थी शामिल हो। ज़रूरतों की पहचान करने के लेकर संरक्षण गतिविधियों को प्राथमिकता दें, उनके कार्यान्वयन और जल संबंधी कार्यों को सामुदायिक निगरानी में भी रखें। कई चीज़ें यहाँ पर ऐसी हैं, कई राज्यों ने विभिन्न जल संरक्षण पहलुओं को लागू करने में सराहनीय कार्य भी किए हैं, जो कि हम टेबल नंबर 1 में यहाँ देख भी सकते हैं। इसमें और भी चीज़ें दी गई हैं। ये एक वन राई जब हम करते हैं तो हरित भारत के लिए जन आंदोलन है, उससे रिलेटेड है। यहाँ पर वन राई पुणे महाराष्ट्र का एक संगठन है। वन राई ये पुणे महाराष्ट्र में है, जो कि एक संगठन है जिसमें ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने में अपने को समर्पित किया है। यह संगठन मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करके सुविचारित सहभागिता के दृष्टिकोण के माध्यम से लाभार्थियों की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ क्षमता निर्माण भी करता है। 1986 में जब यह स्थापित हुआ तो हमेशा से ही सतत विकास में विश्वास करता रहा। प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों के कारण कठिनाइयों को दूर करने के लिए खेती और कृषि पद्धतियों में सुधार करने के नए तरीके अपनाने के लिए समेकित दृष्टिकोण का पालन करता रहा। स्थायी आजीविका के अवसर सुनिश्चित करने के लिए सतत ग्रामीण विकास की गतिविधियों में मृदा संरक्षण है, कृषि और पशुधन विकास है, जल संरक्षण है, पारिस्थितिकी बहाली शामिल है। इन सब चीज़ों के लिए वनराई जो संगठन है उसके अस्तित्व में जब आ गया तो पिछले 37 वर्षों के दौरान गतिविधियों की योजना तैयार करने, उन्हें लागू करने के लिए समुदाय की सक्रिय भागीदारी के साथ खड़ा हुआ। संगठन ने 1.47 लाख एकड़ की खेती योग्य भूमि और 10,000 से अधिक मवेशियों के होते हुए भी 1460 करोड़ लीटर पानी का संरक्षण किया। वनराई संगठन ने सामुदायिक नर्सरियों को प्रोत्साहित किया, समुदाय के ही माध्यम से पौधे वितरित किए। 2.5 करोड़ पेड़ लगाए हैं वनराई मिशन ने। वनराई ने अब तक 168 गांवों में अपनी पहुंच बना ली है। 4 लाख से अधिक लाभार्थियों को लाभान्वित भी किया है। 2022 और 23 में वनराई संस्था को 250 करोड़ रुपए का आर्थिक लाभ होने का अनुमान भी लगाया गया है। संगठन के समुदाय आधारित संवहनीय अभियानों के चलते 1 लाख परिवारों का सामाजिक और आर्थिक रूप से उत्थान भी इसने किया है। कुल मिलाकर देखें तो वनराई संगठन ने 3169.8 किलोमीटर कंटूर ट्रेचेंस के निर्माण और 10,997 लूज बोल्डर, 279 सीमेंट के नाले और 34 किलोमीटर गहरे नाले खोदने और 80 मिट्टी के बांधों के निर्माण के जरिए 1460 करोड़ लीटर पानी के पुनर्उपयोग और भंडारण क्षमता का निर्माण किया है। जल संरक्षण के प्रयासों में पहले से संगठन अब 2.92 लाख क्यूबिक मीटर मिट्टी के संरक्षण में सफल रहा। संस्था की सफलता के पीछे प्रभावी समय पर पूरी जाने वाली आवश्यकता आधारित योजना, वास्तविक डेटा विश्लेषण और लक्ष्य को ध्यान में रखकर लाभार्थियों की पहचान, ये सब इसमें यहाँ पे शामिल हुए हैं। वनराई एक मिशन है जिसमें पीपल्स मूवमेंट फॉर ग्रीन इंडिया इसे कहा जाता है। वनराई पीपल्स मूवमेंट फॉर ग्रीन इंडिया, दैट इज वनराई मिशन। अब इसमें चयनित राज्य द्वारा जल संरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वयन दिए गए। आंध्र प्रदेश के अंदर पहल चलाई गई थी जिसे नीरू चिट्टू कहते थे। इसका काम था कि प्राकृतिक संसाधनों का कार्यकल्प और पुनर्जीवन करना, टंकियों और फीडर चैनलों आदि की गाद हटाना और अतिरिक्त जल भंडारण की व्यवस्था को करना। बेहतर जल संरक्षण के माध्यम से राज्य में सूखा,
मुक्त बनाने के लिए सामूहिक भागीदारी और जागरूकता बनाने का लक्ष्य इसने रखा था। तो यहाँ पे नीरू चट्टू पहल ये आंध्र प्रदेश में शुरू की गई थी। बिहार के अंदर जो पहल शुरू की गई है वो है यहाँ पर जल जीवन मिशन, जल जीवन हरियाली बिहार के अंदर शुरू की गई, जो कि सार्वजनिक जलाशय, तालाबों, नहरों आदि की पहचान करेगी, उनका जीर्णोद्धार और नवीनीकरण करेगी। पहाड़ी क्षेत्रों में छोटी नदियों, नाले, जल भंडारण क्षेत्रों में बांध और अन्य जल संचयन संरचनाओं पर भी काम करेगी। तो जल जीवन हरियाली जो मिशन है शुरू किया गया बिहार में। गुजरात के अंदर पानी को बचाने के लिए मिशन शुरू किया सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान। मॉनसून आने से पहले राज्य में जल निकायों को गहरा कर देता है ताकि जल की कमी के समय उपयोग की जाने वाली वर्षा जल के भंडारण को बढ़ाया जा सके। एक सार्वजनिक निजी भागीदारी कार्यक्रम है, इसमें सरकार का योगदान 60% होता है। तो गुजरात में सुजलम सुफलम जल संचय अभियान शुरू किया गया। हरियाणा में आया जल ही जीवन है। पानी को संरक्षित करने के लिए हरियाणा में जल ही जीवन है बना। किसानों को फसल विविधीकरण को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। पानी की खपत करने वाली धान जैसी फसलों की बजाय मक्का, अरहर आदि जैसे में कम पानी की आवश्यकता वाली फसलें बोना ताकि पानी का संरक्षण किया जा सके। उड़ीसा के अंदर पानी पंचायत बनाई गई। पानी पंचायत उड़ीसा में बनी, जिसमें नदियों और जलाशयों और भूजल के सामूहिक प्रबंधन जैसे कटाई है, वितरण है में लगे किसानों के समूह की स्वैच्छिक गतिविधियों को सुनिश्चित किया गया। उसके बाद में महाराष्ट्र में जलयुक्त शिविर अभियान शुरू किया गया, जिसमें जल धाराओं को गहरा और चौड़ा किया गया। सीमेंट और मिट्टी के स्टॉप डैम का निर्माण किया गया। नालों को ठीक करने का काम किया गया। खेत तालाबों की खुदाई की गई। इसका उद्देश्य यह था कि हर साल 5000 गांवों की पानी की कमी को मुक्त करके महाराष्ट्र को सूखा मुक्त बनाने का। फिर राजस्थान में मुख्यमंत्री जल अभियान चला, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान। इसमें है कि वर्षा बहने जाने वाले जल, भूजल और मिट्टी की नमी के प्रबंधन में जल संरक्षण प्रयासों का विस्तार करना। विभिन्न विभागों की योजनाओं के सम्मिलित प्रयासों के ग्रामीणों लाभार्थियों को प्रेरित कर जन भागीदारी का काम करना भी था। तेलंगाना में भी मिशन शुरू हुआ था, मिशन काकतीय बोला गया उसे। मिशन काकतीय लघु सिंचाई स्रोत को बहाल करके पानी की टंकियों को सुधार करता है। स्थायी रूप से जल की उपलब्धता के लिए सामुदायिक भागीदारी के साथ राज्य में लघु सिंचाई का प्रयास भी ये करता है। ये सब के बारे में यहाँ पर बताया। और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की कुछ गतिविधियों के निरंतर सामुदायिक भागीदारी की आवश्यकता, जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक थे हर खेत को पानी, ये बनाया गया हर खेत को पानी। इसमें लघु सिंचाई जैसे कि सतह और भूजल के माध्यम से नए जल स्रोत का निर्माण करना, जल निकायों की मरम्मत करवाना, उनकी बहाली और नवीकरण करना, वर्षा जल संचय संरचनाओं का निर्माण करना, कमान क्षेत्र का विकास करना, स्रोत जल से खेत तक वितरण नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण और निर्माण करना, जहां संभव हो वहां पारंपरिक जल भंडारण प्रणालियां जैसे मंदिर, खत्री, कुहल, हिमाचल प्रदेश में जाबो, नागालैंड में एरी, ओरानिस, तमिलनाडु में डॉग, असम में कटास, बंदास आदि, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में उपयुक्त स्थानों पर बनाए गए। ये था हर खेत को पानी। जल संभरण विकास के लिए प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई। इसमें किया गया कि जल संचय संरचनाओं का निर्माण जैसे बांध, नाला, खेत, तालाब और टैंक बनाए गए। रिज क्षेत्र उपचार है कि जल निकासी लाइन उपचार, मिट्टी और नमी संरक्षण, नर्सरी लगाना, वनीकरण, बागवानी, चारागाह विकास, संपत्ति रहित व्यक्तियों के लिए आजीविका की गतिविधियां, प्रभावी वर्षा प्रबंधन, खेत से बांध बनाना, कंटूर बांध बनाना, खाई बनाना, स्टे ग्रेड, स्ट्रेचिंग, लैंड लेवलिंग, नमी बनाए रखना, ये सब इसमें शामिल थे। प्रति बूंद अधिक फसल है यहाँ पर, प्रति बूंद अधिक फसल कार्यक्रम प्रबंधन, राज्य जिला सिंचाई योजना तैयार करना था, जिसमें वार्षिक कार्य योजना का अनुमोदन और निगरानी हो सके। खेत में कुशल तरीके से जल पहुंचाना, सटीक जल प्रयोग उपकरणों जैसे ड्रिप, स्प्रिंकलर, प्रीवोट्स, रेन गन को बढ़ावा दिया गया। सूक्ष्म सिंचाई संरचनाओं का निर्माण किया गया। जब जल बहुतायत में उपलब्ध हो, नहरों में जल संग्रहित करने के लिए 12मासी स्रोतों में उपलब्ध पानी के प्रभावी जल प्रबंधन के माध्यम से पानी की कमी की अवधि के दौरान उपयोग में लाना। अब मनरेगा भी शुरू किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा। इसमें कमजोर वर्गों के लोगों को अपनी भूमि पर जल संचयन
बनाना, नई सिंचाई स्रोतों का निर्माण करना था, पारंपरिक जल निकायों का उन्नयन, गाद निकालना, जल संरक्षण कार्य करना, नहर और वितरण प्रणाली की गाद निकालना, मौजूदा जल निकायों का गहरा करना और गाद निकालना, बांधों तटबंधों को मजबूत करना इसमें शामिल था। केंद्र सरकार की जल संचरण संरक्षण पहल शुरू हुई थी। इसमें बताया गया कि भारत में लगभग 141 मिलियन हेक्टेयर शुद्ध बुवाई वाला क्षेत्र है, जिसमें लगभग 45% यानी 65 मिलियन हेक्टेयर वर्तमान में किसी भी स्रोत की सिंचाई के अंतर्गत आता है। भारत में बड़े पैमाने पर वर्षा पर निर्भरता की वजह से कृषि असिंचित क्षेत्रों में एक जोखिम भरा है, कम पारिश्रमिक वाला और कम उत्पादकता वाला व्यवसाय बन रही है, जबकि सुनिश्चित या सुरक्षात्मक सिंचाई किसानों को कृषि प्रौद्योगिकी और किसानों की आय एवं उत्पादकता बढ़ाने वाले तरीकों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित भी करती है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य था कि बातों के साथ सुरक्षात्मक सिंचाई के लिए कुछ संसाधनों तक स्थायी पहुंच सुनिश्चित की जाए, साथ ही जल संसाधनों के माध्यम से कुशल प्रबंधन के माध्यम से देश में पूरी कृषि भूमि और प्रति बूंद अधिक फसल का प्रचार भी यहाँ पे किया जाए। यहाँ पे है प्रति बूंद एक फसल का प्रचार करके भविष्य की पीढ़ी के लिए जल सुरक्षा के साथ साथ वांछित समृद्धि लाना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के विभिन्न घटकों को कार्यान्वित करने, विभिन्न चरणों के दौरान समुदाय के स्तर पर योजना तैयार करने और पर्याप्त सामुदायिक भागीदारी की आवश्यकता भी होती है, जिसे 2 में दर्शाया गया है तालिका में। सामुदायिक भागीदारी की अपील करते हुए केंद्र सरकार ने जल संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए थे, जैसे जल शक्ति अभियान शुरू किया, एक मिशन मोड वाला अभियान है जिसे भारत में 256 जिलों में पानी की कमी वाले ब्लॉकों में भूजल की स्थिति सुधारने और पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए लागू किया गया। अटल भूजल योजना का उद्देश्य गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों के पानी की कमी वाले क्षेत्रों में सामुदायिक भागीदारी के साथ भूजल का स्थायी प्रबंधन करें। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी अधिनियम के तहत जल संचयन के निर्माण और संरक्षण कार्यों पर विशेष बल दिया जाता है। मनरेगा में वाटरशेड विकास गतिविधियां की जाती हैं, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्यों की योजना बनाना, उन्हें लागू करना, उनकी निगरानी करना और कार्य को सौंप जाना। इसके अतिरिक्त वर्षा आधारित क्षेत्रों के लिए जल संभर विकास, सिंचित क्षेत्रों के लिए निर्धारित क्षेत्र यहाँ बनाए गए, वनीकरण किया गया, वृक्षारोपण किया गया, बागवानी इसमें शामिल हुई। मनरेगा के तहत सामुदायिक भागीदारी के साथ की गई वाटरशेड विकास गतिविधियों के तालिका 3 में दर्शाया गया है। जल शक्ति मंत्रालय ने राष्ट्रीय जल नीति, राष्ट्रीय जल भृत मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम, वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना, कैच द रेन और सही फसल अभियान आदि के माध्यम से ग्राम पंचायतों सही शहरी स्थानीय निकायों में भी, निवासी कल्याण संघ में भी गैर सरकारी संगठनों और अन्य हितधारकों को शामिल करके सक्रिय लोगों की भागीदारी के साथ जल संरक्षण के लिए कदम उठाए हैं। इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री ने भी सभी सरपंचों से जल संरक्षण को एक जन आंदोलन में बदलने के लिए उचित उपाय अपनाने का आग्रह किया है। और देखा जाए तो यहाँ पे जल संरक्षण में सामुदायिक योजना और भागीदारी क्यों है। योजना कार्यान्वयन में समुदाय की भागीदारी से विकास संबंधी हस्तक्षेप, संचालन और रखरखाव के कार्यान्वयन की जरूरत होती है। आर्थिक नागरिकता को बढ़ाकर सफलता सुनिश्चित होती है। आर्थिक सांप्रदायिक संबंधता के कारण परिसंपत्तियों का बेहतर रखरखाव और बनाई गई प्रणाली के जीवन काल को भी बढ़ाया जा सकता है। जल संरक्षण संबंधी योजना और उनका प्रभावी कार्यान्वयन किसान समूह, पंचायती राज संस्थानों, स्वयं सहायता समूहों और सहकारी समितियों के माध्यम से समुदाय की सक्रिय भागीदारी की मांग की है। जल संरक्षण योजना कार्यान्वयन में सफल सामुदायिक योजना जुड़ाव सुनिश्चित करने के लिए उचित क्षमता निर्माण और जागरूकता अभियान सुनिश्चित किया गया। योजना तैयार करते समय कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर भी विचार किए गए। इन विवेक निष्कर्षण भूजल योजना खेत और गैर कृषि खेतों में विवेकपूर्ण
ये विचारते खेत और गैर कृषि खेतों में विवेकपूर्ण निष्कर्षण द्वारा भूजल स्तर में तेजी से गिरावट को कैसे रोका जाए, ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों को कैसे नियंत्रित किया जाए, पूर्ववर्ती जल निकायों को अतिक्रमणों को कैसे हटाया जाए, जल स्रोतों की पहचान और पुनर्जीवित कैसे किया जाए। अब मनरेगा जल संभर विकास कार्यों में सामुदायिक भागीदारी थी। जल संभर विकास कार्यों के प्रकार और समुदाय की भागीदारी, इन दोनों के बीच में बताया कि वृक्षारोपण और चारागाह विकास में जल संरक्षण के लिए कंटूर ट्रेचिंग की गई, जबकि जल संभर में ही खेती के लिए भूमि विकसित करने के लिए पूर्व निर्धारित दूरी पर पहाड़ी ढलानों में सूखे पत्थर की दीवारों को खड़ा किया गया। झरनों को पुनर्जीवित करने और शुष्क मौसम के दौरान सूखने से बचाने के लिए उत्तर पूर्वी राज्यों में स्प्रिंग शेड विकास हुआ। जल संरक्षण स्थान बढ़ाने के लिए गांव में तालाबों की खुदाई और मौजूदा तालाबों का नवीकरण भी किया गया। टिकाऊ आधार पर फसल उत्पादन के लिए पहाड़ी ढलानों का उपयोग करने के लिए बेंच ड्रेसिंग की गई। मिट्टी के क्षरण को दूर करने और जल निकासी नालियों, मिट्टी के पत्थर और तार बांधों की गैबियन संरचनाएं पत्थरों को दीवार बनाकर खड़ा करती हैं। समुदाय की भागीदारी इसमें देखी जाए तो ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी के साथ जल संभर विकास योजनाओं को तैयार करने के लिए गहन भागीदारी योजना अपनाई गई, जिसमें संबंधित राज्यों के पास उपलब्ध जल संभर एटलस का हवाला देकर व्यवहारिक जल संभर सीमा लगभग 500 से 1000 हेक्टेयर क्षेत्र के साथ ये पहचान की। योजना के परिणामोन्मुख बनाने के लिए जलवायु, मिट्टी के प्रकार, उर्वरता, वर्षों का पैटर्न और अपवाह की मात्रा, भूमि उपयोग का पैटर्न, वनस्पति का बेसलाइन बेंचमार्क सर्वेक्षण किया गया। समुदाय की सक्रिय भागीदारी कार्यक्रम को सामुदायिक संचालित और समुदाय प्रतिबंधित किया गया और सहभागी ग्रामीण आकलन को अपनाया गया, जो सामाजिक मैपिंग, संसाधनों की मैपिंग और पोषण के मौसम का अनुमान, लेन देन, समूह चर्चा और विभिन्न तरीकों से माध्यम से समुदाय को अपना स्थिति व्यक्त करने और विश्लेषण करने में सक्षम बनाता है। पानी विशेष की ज़रूरतों और प्राथमिकताओं की स्पष्ट रूप से विचित्र भी करता है। ये इसके बारे में यहाँ पर ये दिया गया है। समुदाय को पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से अगर देखें तो ये न केवल यहाँ पर जल संरक्षण परियोजनाओं पर ध्यान दे रहा है, पहचान और योजना कहाँ पर काम कर रहा है, बल्कि उसकी प्राथमिकता निष्पादन के कार्यक्रम कार्यान्वयन संस्था के रूप में भी जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता है, बल्कि मूल्यवान जल संसाधन के उचित संरक्षण की सुनिश्चित करने की भी यहाँ पर आवश्यकता है उसे। उसके बाद में यहाँ पर कुछ दिया गया है, ये जल निकायों से गाद कैसे निकालें और जल भंडारण क्षमता को सुधार कैसे करें। अनियमित वर्षा, सूखे और यहाँ सूखे जैसी स्थितियों के कारण होने वाली समस्याओं के समाधान के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। समुदाय की संरक्षण योजना के साथ फसल योजना है, फसल चक्र है, फसल विविधीकरण है, योजना के एकीकरण को कैसे सुनिश्चित करें। ये सब क्वेश्चंस हैं यहाँ पर इसके बारे में दिए हैं। ग्रामीण स्तर पर देखें तो जल संरक्षण और उपायों की सफलता सुनिश्चित करने के लिए विचारणीय बिंदु हैं। सामाजिक एकजुटता होनी चाहिए, आवश्यक विश्लेषण की शुरुआत हो, जल सुरक्षा योजना, सिंचाई योजना हो, ग्राम कार्य योजना तैयार की जाए, पीने और सिंचाई दोनों के लिए जल योजनाओं की संवहनीयता पर चर्चा हो, विचार विमर्श करना हो, जल प्रणालियों के सुचारू संचालन, रख रखाव और संरक्षण के लिए उपयोगकर्ता शुल्क संचालन और रख रखाव शुल्क जैसे राज्य स्रोतों को पता लगाना भी चाहिए। पानी का पुनर्भरण हो, भंडारण और उपलब्धता हो सुनिश्चित करने और पानी गुणवत्ता का जल के उपयोग से संबंधित मुद्दों को पूरा करने के लिए जल भंडारण को ऑडिट किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना मनरेगा के तहत जल संरक्षण परियोजनाओं की योजना बनाने और निष्पादित करने के लिए जल विभागों के साथ मिलकर कार्य करना, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में जल पुनर्भरण और पानी की उपलब्धता में वृद्धि सुनिश्चित की जा सके। समुदाय और जल परियोजना क्षेत्रों में सम्मिलित सुनिश्चित करने के लिए जिला ब्लॉक प्रशासन के परामर्श से तकनीकी सहायता प्रकोष्ठों की स्थापना की मांग की जाए। जल परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और निधि उपयोग को बढ़ावा देने के लिए जिला ब्लॉक स्तर के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित किया जाए। और है यहाँ पर कि इसके बारे में
जल योजनाओं की निगरानी के लिए प्रौद्योगिकी और डिजिटल माध्यम से अपनाने के लिए जिला ब्लॉक स्तर के अधिकारियों के साथ समन्वय किया जाए। जिला विभाग के अधिकारियों के परामर्श से समय समय पर जल योजना के सामाजिक ऑडिट की व्यवस्था भी शुरू की जाए। स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी और कार्यकर्ताओं, विज्ञान शिक्षक, हाई स्कूल के छात्र, पंचायत सदस्य, सेवानिवृत्त सैनिक आदि जैसे जमीनी कार्यकर्ताओं के लिए वर्षा संबंधी डेटा संग्रह, जल संग्रह, भंडारण, उपयोग के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम की व्यवस्था की जाएगी। उसके बाद है यहाँ पर टोटल को अगर हम देखें तो भारत की जो विकेंद्रीकरण योजना है, प्रक्रिया स्थानीय स्तर पर देखें, सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणाली योजना कार्यान्वयन और निगरानी में समुदाय की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करती है ताकि सुनिश्चित हो सके कि विकास प्रक्रिया समावेशी है। प्रभावी स्थानीय प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय प्रशासन को स्थान विशिष्ट विकास योजना कार्यान्वयन और निगरानी के केंद्र में रखना उचित है। जनसंख्या वृद्धि, तेजी से हो रहे औद्योगिकरण और शहरीकरण के चलते मीठे पानी के उपयोग की बढ़ती मांग, बड़े पैमाने पर पानी का दोहन हुआ, जो भूजल स्तर में तेजी से कमी आई, जिसे देखते हुए जल संसाधनों के सामूहिक प्रबंधन की आवश्यकता हुई। वर्तमान समय में विकास विमर्श ने विभिन्न विकास संबंधी कार्यों की योजना बनाने और उन्हें लागू करने में समुदाय की भूमिका की वकालत भी की है। साथ ही देखा जाए तो किसी भी सार्वजनिक विकास प्रयासों की प्रबंधन में प्रक्रियाओं में नागरिक भागीदारी के बेहतर परिणाम सामने आए हैं। राज्यों में ऐसी सामुदायिक आधारित जल प्रबंधन परियोजनाएं लोकप्रिय भी हुई हैं, जिनमें सामुदायिक भागीदारी में सतत विकास लक्ष्य के पैमाने हासिल हुए। जल संरक्षण कार्यक्रम अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में तभी सफल होंगे जब समुदाय और अंतिम लाभार्थी कार्यक्रम लागू करने के विभिन्न चरणों में, जैसे जल संरक्षण गतिविधियों को प्राथमिकता, कार्यान्वयन और सामुदायिक निगरानी की आवश्यकता की पहचान करना, इसमें शामिल हो। पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से समुदायों को पानी के उपयुक्त संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए कार्यक्रम योजना तैयार की गई। कार्यान्वयन और निगरानी एजेंसियों के रूप में आवश्यक जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता पड़ी, जिससे जल के संरक्षण परियोजनाओं की योजना तैयार की जा सके, उन्हें प्राथमिकता देने और क्रियान्वित करने में भी पानी जैसे बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन को समुचित ढंग से संरक्षित किया जा सके। ये यहाँ पर कुरुक्षेत्र मैगजीन जून 2023 एडिशन के 2 टॉपिक्स कंप्लीट कवर हो गए हैं। अब यहाँ पे 7 टॉपिक्स और हैं और नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।